नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। कल मैंने एक टेस्ट डाला था सोशल साइंस के मिक्स क्वेश्चंस का। आप सब ने बोला है कि उस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए। आज आपके सामने एक चीज़ जो अच्छी है वो ये है कि आज 20 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आपको खुद आंसर करने को मिलेगा, उसके बाद मैं चीज़ों को तो समझाऊंगी ही, और कमेंट सेक्शन में आपको आज ये बताना है कि आपने 20 क्वेश्चंस में से कितने राइट आंसर किए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी के 2 सही हो रहे हैं या किसी के 20 सही हो रहे हैं। अपना आकलन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि एग्ज़ाम में 20 आउट ऑफ 20 आना ज़रूरी है, ना कि किसी टेस्ट में। कोई भी टेस्ट हमें सिखाता है, हमें ये बताता है कि कहाँ हमारे अंदर कमी है और हमें सुधार करना है। तो किसी के 2 नंबर आ रहे हैं आप वो भी बताइए, किसी के 20 में से 20 आ रहे हैं आप वो भी बताइए। तो ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और आपके राइट कितने आंसर्स रहे हैं। क्लियर। चलिए, आपके सामने 20 क्वेश्चंस लाए गए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मुझे लगता है महत्वपूर्ण होने चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित हो और चालू लेखा घाटे में हो तो इसका मतलब क्या हो सकता है। आपके सामने ऑप्शन है, निर्यात आयात से अधिक होगा, आयात निर्यात से अधिक होगा, व्यापार संतुलन सम होगा और विदेशी निवेश अधिक होगा। थोड़ा सा आजकल के मुकाबले थोड़ा सा टफ रखा गया है टेस्ट, तो समझिए और बताइए, इसका आंसर करिए आप। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने बताया था आपको, जब मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास ली थी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बताया था। राइट आंसर क्या होगा। अब आप सबने राइट आंसर क्लिक कर ही लिया होगा, अब मैं बता देती हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने क्या बताया था आप सबको कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी एक देश का दूसरे देशों या अन्य विश्व के साथ होने वाला जो आर्थिक लेन देन होता है। मान लीजिए कोई देश है, भारत है, उसका पूरे विश्व के साथ, शेष विश्व के साथ जो भी आर्थिक लेन देन होता है, शेष विश्व के साथ जो भी आर्थिक लेन देन होता है वही क्या कहलाता है, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट। कैसे समझाया था मैंने इसको कि देखिए, भारत है, शेष विश्व में बाकी वर्ड आता है, यूएसए है और ब्रिटेन है, बाकी कंट्रीज आती हैं, उनके साथ भारत जो व्यापार कर रहा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, यही जो आर्थिक लेन देन होता है उसके बीच का अंतर, उसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित कब हो जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित तब हो जाता है जब कोई देश आयात ज़्यादा करता है और निर्यात कम करता है। तो कभी सवाल आए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित कैसे होगा, क्यों, क्योंकि आयात ज़्यादा हो रहा है। आयात का मतलब होता है इंपोर्ट करना, और इंसान अगर इंपोर्ट कर रहा है, कोई चीज़ बाहर से मंगा रहा है, तो वो पैसे दे रहा है या उसको पैसे मिल रहे हैं, बताइए मुझे। मान लीजिए आपने कोई चीज़ आयात की बाहर से, आप कोई चीज़ बाहर से मंगवा रहे हैं, तो आपका पैसा जा रहा है कि आपके पास पैसा आ रहा है, आपका पैसा जा रहा है, बिल्कुल सही। तो जब कोई चीज़ आयात की जाती है तो उसमें पैसा क्या होता है, उसमें पैसा जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आयात में क्या होगा, पैसा खर्च होगा। और अगर निर्यात की जाएगी कोई चीज़, मान लीजिए कोई चीज़ इंडिया निर्यात कर रहा है, बाहर भेज रहा है, तो उसके बदले उसको पैसे मिलेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित कब हो जाता है, जब किसी देश का आयात निर्यात से ज़्यादा हो जाता है। आयात क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है निर्यात से, मतलब पैसे किसी देश के ज़्यादा खर्च हो रहे होते हैं रादर देन उसको पैसे मिलने के। तो आपको समझ में आया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित कब कहलाता है, जब किसी देश का आयात ज़्यादा होता है निर्यात से। आयात करेगा कोई देश तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मान लीजिए भारत को मशीनें मंगवानी है फ्रांस से, हथियार मंगवाने हैं रशिया से, हथियार मंगवाने हैं या लड़ाकू विमान मंगवाने हैं फ्रांस से, तो भारत पे करेगा, भारत पैसे देगा उनको। तो भारत अगर आयात कर रहा है हथियार या कोई लड़ाकू विमान, तो भारत क्या कर रहा है, भारत अपने पैसे खर्च कर रहा है। और अगर भारत से कोई चीज़ बाहर जा रही है, मान लीजिए भारत के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो उसके बदले भारत को तो पैसे मिलेंगे। तो जब निर्यात होता है तो पैसे मिलते हैं, और जब आयात ज़्यादा होता है तो पैसे खर्च होते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित कब हो जाता है, जब आयात ज़्यादा हो जाता है, मतलब पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे होते हैं रादर देन पैसे मिलने के। तो आयात जब ज़्यादा होता है और निर्यात कम होता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बताया मैंने कि किसी भी एक देश का शेष विश्व के साथ जो आर्थिक लेन देन होता है। तो पॉजिटिव कब होगा, जब निर्यात ज़्यादा करेंगे। नेगेटिव कब होगा या संतुलित कब होगा, जब आयात ज़्यादा होगा। अब आंसर देखिए, अब आंसर राइट क्या होगा, आप खुद बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा राइट आंसर, बिल्कुल सही, जब आयात निर्यात से अधिक होता है, आयात ज़्यादा होता है तो पैसे क्या होते हैं,
जब आयात ज़्यादा होता है तो क्या होता है, पैसे खर्च होते हैं, पैसे खर्च होते हैं। और जब निर्यात ज़्यादा होता है तो क्या होता है, पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो अगर पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित हो जाएगा। और मैंने क्या बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित कब होता है, जब आयात हम किसी चीज़ का ज़्यादा करते हैं, बाहर से चीज़ें हम ज़्यादा मंगवाते हैं, हमारा पैसा ज़्यादा खर्च होता है रादर देन एक्सपोर्ट करने के, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमको पैसे मिलेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित कब हो जाता है, जब आयात ज़्यादा होता है। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ कि कन्फ्यूज़न ना हो आपको एग्ज़ाम हॉल में। जब आप एग्ज़ाम देने जाएं और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ आपको क्लैरिटी रहे इस चीज़ की कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ नहीं है, भारत किसी दूसरे विश्व में किसी भी देश के साथ जो भी आयात निर्यात कर रहा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव में तब जाएगा जब हम निर्यात ज़्यादा करेंगे, और नेगेटिव में कब जाएगा, जब आयात ज़्यादा होगा। नेगेटिव में क्यों, क्योंकि आयात ज़्यादा होगा तो पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, और पॉजिटिव में कब, जब निर्यात ज़्यादा होगा, जब हमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित पूछा था यहाँ पे कि असंतुलित कब होगा, तो असंतुलित कब होगा, जब आयात निर्यात से अधिक होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा जब आयात निर्यात से अधिक होगा। क्लियर, जिनका ये राइट आंसर था उनको 1 नंबर मिल गए। चलिए, हर दिन क्वेश्चंस अलग टाइप के रहेंगे, हर दिन क्वेश्चंस के लेवल अलग रहेंगे। करंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो भी आप में यहाँ पे लाया जाएगा, तो परेशान नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। जल्दी बताइए कौन सी रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री देशांतर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45 डिग्री देशांतर, या 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। राइट आंसर क्या होगा। आपका टेस्ट चल रहा है, आप बताइए, और वहाँ पे मार्क करते जाइएगा, हर क्वेश्चन के आगे मार्क करते जाइएगा कि आपने कितने सही किए हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये चीज़। कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अब तक आप सब सही आंसर कर ही चुके होंगे। आप सबको पता है ये पृथ्वी है। 0 डिग्री अक्षांश पे यहाँ पे कौन सी स्थित होती है, कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश पे कौन सी होती है, भूमध्य रेखा। ये भी सवाल पूछा जाता है कि 0 डिग्री अक्षांश पे कौन सी रेखा होती है, तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा होती है। उसके ऊपर यहाँ 23.5 डिग्री अक्षांश पर, 23.5 डिग्री अक्षांश पर कौन सी होती है, कर्क रेखा, कर्क रेखा। और यहाँ पे कौन सी होती है, नीचे मकर रेखा, मकर रेखा। तो राइट आंसर आपने क्या लगाया था कि भारत में ऐसी कौन सी रेखा है, कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसी को किस नाम से जाना जाता है, कर्क रेखा के नाम से। क्लियर, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो मुझे इसका आंसर करिए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आप सब जानते हैं कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। और वो 8 राज्यों के नाम जरूरी हैं आपके लिए, क्योंकि वो नाम पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कौन कौन से हैं वो राज्य, मध्य प्रदेश है आपका, मध्य प्रदेश है। दूसरा राज्य कौन सा है आपका पड़ोसी, छत्तीसगढ़। और कौन सा है, झारखंड। और कौन सा राज्य है, राजस्थान, राजस्थान। और कौन सा है, वेस्ट बंगाल। और कौन सा है बताइए, और कौन सा राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती, 8 राज्य है ना, बताइए। और कौन सा राज्य है, गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये 8 राज्य आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना, क्योंकि सवाल पूछता है कि ऐसे कौन सा राज्य है निम्नलिखित में से जहाँ से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से होकर गुजरती, क्योंकि अगर ये नहीं पता रहेगा कहाँ से होकर गुजरती है तो ये आप बिल्कुल नहीं लगा के आ पाएंगे कि कहाँ से नहीं गुजरती। क्लियर। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से।
कहाँ कहाँ से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। और मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के 14 ज़िलों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा कि एमपी के कितने ज़िलों से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के 14 ज़िलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, 14 ज़िलों से, जिसमें उमरिया है, शामिल है। उमरिया से इसलिए याद आया क्योंकि कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जिसमें हाई बाघ डेंसिटी पाई जाती है, प्रत्येक 8 किलोमीटर पे बाघ पाए जाते हैं। मैंने सवाल किया था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो एक ही 2 लोगों ने आंसर किया था। आंसर सबको करना है, जो पूछा जा रहा है उसको आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। तो कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ स्थित है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से। क्लियर? इतनी चीज़ें याद रखिएगा, कर्क रेखा से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, जिनका ये सही था भाई वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ये करंट का क्वेश्चन है। करंट का क्वेश्चन कैसे है? आप कहेंगे अरे ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन क्यों है? तो मैं बताती हूँ आपको। छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक कब करवाया था? ऑप्शन है 1670, 1674, 1680, 1664। बताइए, पहले इसका आंसर करिए, फिर मैं बताती हूँ कि ये करंट से क्यों रिलेट कर रहा है। कर लिया? अब देखिए, जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, तो आप सबको पता है कि अभी पिछले 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले मराठा परिदृश्य के 12 किलो को, मराठा परिदृश्य के 12 किलो को यूनेस्को साइट घोषित किया गया है। मराठा परिदृश्य के 12 किलो को क्या किया गया है? यूनेस्को साइट घोषित किया गया है, यूनेस्को साइट। और उन्हीं यूनेस्को साइट में ये किला भी शामिल है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन बन जाता है और इसके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मराठा परिदृश्य के 12 किलो में वो किला भी शामिल है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कराया गया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब करवाया गया? तो बताइए। मैं साइड हट जाती हूँ, देखिए आप ऑप्शन देखिए और आप ही आंसर करिए कि कब करवाया गया छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। 6 जून 1674। 6 जून 1674 ईस्वी को कराया गया था। कहाँ कराया गया था? रायगढ़ के किले में। और ये रायगढ़ का किला भी इन 12 किलों में शामिल है। इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले ही मराठा परिदृश्य के जो 12 किले हैं उन्हें यूनेस्को साइट घोषित किया गया है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जहाँ राज्याभिषेक कराया गया था 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में, ये किला भी यूनेस्को साइट घोषित हुआ है। इन्हीं 12 किलों में से एक है। तो याद रखिएगा, ये चीज़ एग्जाम में पूछी जा सकती है। दूसरी चीज़, मराठा परिदृश्य के जो 12 किले यूनेस्को साइट में घोषित किए गए हैं उनमें से 11 किले कहाँ हैं? उनमें से 11 किले महाराष्ट्र में, लेकिन एक इकलौता ऐसा किला है जो तमिलनाडु में है। उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम है जिंजी का किला। तमिलनाडु के वेल्लुपुरम में है जिंजी का किला। तो कभी कभी पूछ लेता है, क्यों भाई मराठों के बारे में तो आपके हिस्ट्री में पूछा ही जाएगा, हिस्ट्री का पार्ट है ना मराठे, आपके सिलेबस का पार्ट है। तो मराठा परिदृश्य के अगर 12 किले यूनेस्को साइट घोषित किए गए हैं तो क्या ये सवाल नहीं पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है, करंट से रिलेट करके पूछ सकता है कि मराठा परिदृश्य के जो 12 किले यूनेस्को साइट घोषित किए गए हैं उसमें से 11 किले तो महाराष्ट्र में हैं। एक ऐसा इकलौता किला कौन सा है जो तमिलनाडु में स्थित है? तो उसका नाम याद रखिएगा, जिंजी किला, तमिलनाडु के वेल्लुपुरम में। और ऐसा कौन सा किला है जहाँ पे शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करवाया गया? तो कौन सा किला है? रायगढ़ का किला। क्लियर? कब हुआ था राज्याभिषेक? 6 जून 1674 ईस्वी को हुआ था, जहाँ उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1674 ईस्वी। डीपीएसपी का प्रेरणा स्रोत कौन सा संविधान रहा है? जल्दी बता दीजिए इसका आंसर। इसमें मुझे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ाई है मैंने। डीपीएसपी का प्रेरणा स्रोत कौन सा संविधान, किस देश का संविधान रहा है? ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, फ्रांसीसी संविधान, आयरिश संविधान? जल्दी बता दीजिए।
डीपीएसपी का प्रेरणा स्रोत कौन सा संविधान रहा है? बिल्कुल सही, इसमें तो 1 मिनट भी नहीं लगना था, आयरलैंड। डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है नीति निर्देशक तक? आयरलैंड के संविधान से लिया है। डीपीएसपी संविधान के कौन से भाग में? नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 में। किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 36 to 51। और डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। क्लियर? इतनी चीज़ें जान लीजिएगा। अब जो बाकी दिए गए हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया? ब्रिटिश संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली। संसदीय शासन प्रणाली, क्योंकि यहाँ पूछा है डीपीएसपी के बारे में। हो सकता है आपके एग्जाम में अगर संसदीय शासन प्रणाली पूछ लिया फिर क्या करेंगे आप, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, ब्रिटिश संविधान से हमने क्या ली है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगली चीज़, अमेरिका से क्या लिया है? अमेरिका से आप सबको पता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया है? सब अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगली चीज़, फ्रांसीसी संविधान या फ्रांसीसी क्रांति से क्या लिया है? तो मैंने 3 वर्ड बताए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये कहाँ से लिया है? ये फ्रांस के संविधान से लिया है। और आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी लिया है। मैंने यहाँ पे इसलिए ये सारी चीज़ें बता दी कि आपके एग्जाम में ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ यही क्वेश्चन आ जाएगा कि डीपीएसपी का प्रेरणा स्रोत कौन सा देश रहा है। हो सकता है जो ऑप्शन में दिए हुए हैं इनसे पूछ ले कोई। तो रिवीजन क्लास है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस वाली क्लास है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की उतने ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिल पाएंगे एग्जाम हॉल में। क्योंकि अब ये समय नहीं है कि आप कोई बुक उठाइए और बुक को पढ़ना चालू करिए। आप कोई नई बुक पढ़ेंगे, रिवीजन नहीं होगा। रिवीजन इसी तरह प्रैक्टिस से ही होगा। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता। अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भी बहुत सारी चीज़ें ली गई। फ्रांसीसी संविधान या फ्रांसीसी क्रांति से क्या लिया है? 3 वर्ड लिए हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। क्लियर? और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को लिया। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। तो डीपीएसपी का प्रेरणा स्रोत कौन सा रहा है? आयरलैंड का संविधान रहा है। जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया है वो प्रशंसा के पात्र हैं। अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है। मैंने ज्योग्राफी की जो फर्स्ट मैराथन क्लास ली थी उसमें मैंने ये बताया था आपको कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रा, बॉमडिला, कुंजुम, जोजिला। जल्दी बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? ब्रह्मपुत्र, आप आंसर करिए उसको, मैं इसका उद्गम स्थल लिख देती हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत के पास। तिब्बत के पास मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। यहाँ भी एक ग्लेशियर है ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ मानसरोवर झील के पास। उसका अगर नाम देखें तो कैसा, तो ये है चेमा युंगडुंग। हाँ, ऐसे कुछ ग्लेशियर का नाम है, चेमा युंगडुंग। हाँ, ऐसा ही कुछ नाम। ये ग्लेशियर, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। हालांकि ऑप्शंस में आपको यही मिलेगा, तिब्बत के पास मानसरोवर झील से। लेकिन कहीं कहीं अगर मान लीजिए डीप क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है और ये नाम दे देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तिब्बत के पास मानसरोवर झील में कहाँ से होता है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। तो मान लीजिए इस ग्लेशियर का नाम भी दिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। हालांकि कई सारी जगह सिर्फ इतना ही वर्णन मिलता है, तिब्बत के पास मानसरोवर झील, लेकिन ग्लेशियर का नाम भी याद रखना है आपको, क्योंकि आपका एग्जाम है, हो सकता है कि यही पूछ ले। तो पहली बात तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है? तिब्बत के पास मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? आंसर किया आपने कि नहीं किया? जल्दी बताइए। मैं प्रॉपर टाइम इसीलिए आपको दे रही हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रा कहाँ है? यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में।
कल गणेश जी स्थापित होने हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, थोड़ा सा 5 मिनट रुक जाइए। वॉइस आपको क्लियर नहीं आ रही होगी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ भी गणेश जी रखे जाते हैं, उनका भव्य तरीके से स्वागत होता है और जब जाते हैं बप्पा तो थोड़ा दुख भी होता है, लेकिन ये दिन कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन में। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा यांग याप दर्रे से प्रवेश करती है। यांग याप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो आपके भी एग्जाम में आने की संभावना है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश कर रही है? यांग याप दर्रे से। एक सवाल और आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो बिल्कुल पढ़ लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में तो ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र। दिहांग, ये पूछा जाने वाला सवाल है कि दिहांग नाम से कहाँ जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। और बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश में जानी जाती है जमुना के नाम से, जमुना के नाम से। और तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ये सवाल पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी अलग अलग क्षेत्रों में किस नाम से जानी जाती है। तो ये याद रखिएगा तिब्बत में जानी जाती है सांगपो नाम से। क्लियर? तो ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे पहले जरूरी है उद्गम स्थल। उद्गम कहाँ है? तिब्बत के पास मानसरोवर झील, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। दूसरी चीज, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश कर रही है? तो यांग याप दर्रे से। यांग याप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र? ये सवाल पूछा जाने वाला सवाल है, जमुना के नाम से जानी जाती है। और तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। तो इतने सारे फैक्ट आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में जानना जरूरी। और भारत में किस दर्रे से प्रवेश कर रही है? तो यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? चलिए कंफ्यूज मत होइएगा। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख केंद्रीय समस्याओं में से क्या है? बताइए। आप सबको पता है कि पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था बेसिकली वो है जहां लोगों के कल्याण के बारे में बात की जाती है, समाज का जो हित है उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ को प्रेफरेंस मिलती है, प्रॉफिट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के लक्षण देखने मिलते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब आ जाते हैं सवाल में। जिन्होंने इकोनॉमिक्स की क्लास की थी उन्हें इसका आंसर आ रहा होगा कि पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख केंद्रीय समस्याओं में से कौन सा है? बेरोजगारी, उत्पादन की तकनीक, उत्पादन क्या, कैसे और किसके लिए किया जाए, और व्यापार संतुलन। जल्दी से क्लिक हुआ होगा अगर जिन्होंने इकोनॉमिक्स की क्लास ली है। जिन्होंने इकोनॉमिक्स की मैराथन क्लास ली है तो मैंने क्या बताया था कि प्रमुख समस्या किसी भी अर्थव्यवस्था की क्या होती? अर्थव्यवस्था की परिभाषा मैंने बताई थी कि अर्थव्यवस्था क्या है? आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, जितने संसाधन हैं, उनका कुशलतम पूर्वक उपयोग करना। एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने? मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपको 1000 रुपये पॉकेट मनी दी जाती है हर महीने। तो 1000 रुपये आपको पूरे 1 महीने कैसे चलाने हैं, इसी का प्रबंधन क्या है? अर्थव्यवस्था। मतलब कि आपके पास जितना रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज कितना है आपके पास? 1000 रुपये। इन रिसोर्सेज का कुशलतम पूर्वक उपयोग करना ही अर्थव्यवस्था मानी जाती है या अर्थव्यवस्था का पार्ट माना जाता है। तो इंडिया के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो उन रिसोर्सेज में मतलब समस्या क्या हो जाएगी जब कोई पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है, उसकी समस्या क्या है? तो देखिए उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि उत्पादन क्या किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए। और थोड़ा सा मैं इसको समझा देती हूँ, हालांकि मैंने समझाया था लेकिन जो क्लास पहली बार ले रहे हैं उन्हें समझा देते हैं। उत्पादन क्या किया जाए का मतलब होता है कि उत्पादन भोजन किया जाए या हथियार किया जाए। अब आप ये बताइए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है या भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या मानी जा रही है। सबसे ज़्यादा विश्व की जनसंख्या कहाँ है? भारत में। भारत के पास सबसे ज़्यादा लोग हैं और भारत में पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश भी हैं।
जो आए दिन तैयार बैठे हैं भारत पे आक्रमण करने के लिए। अब भारत के सामने समस्या क्या है कि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है उसके भोजन की आपूर्ति की जाए या हथियार आपूर्ति की जाए। इतनी ज़्यादा भीड़ है भारत में, अगर भोजन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो सब भुखमरी की स्थिति में आ जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। और अगर हथियार का प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो पाकिस्तान जैसे देश है वो हमारे भारत को आए दिन परेशान ही करते रह जाएंगे। तो किसी भी अर्थव्यवस्था की समस्या पहली क्या है, उत्पादन क्या किया जाए। और क्या में क्या समस्या है कि भाई इतनी ज़्यादा भीड़ है, विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो भोजन उत्पादित करें उनका पेट भरने के लिए कि हथियार उत्पादित करें। भोजन उत्पादित करते हैं तो पाकिस्तान जैसे देश आके भारत को परेशान करते हैं, और अगर हथियार उत्पादन करते हैं तो देश में भुखमरी जैसी समस्या है। तो समस्या दोनों स्थितियों में है। तो पहली समस्या तो हो गई उत्पादन क्या किया जाए। दूसरी समस्या उत्पादन कैसे किया जाए। कैसे में समस्या ये होती है कि उत्पादन में श्रम गहन टेक्निक का उपयोग किया जाए या पूंजी गहन। श्रम गहन जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, कृषि है, हस्तकरघा है। और पूंजी गहन में मशीनों का निर्माण, मशीनों का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। अब आप मुझे खुद बताइए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि अगर श्रम गहन अर्थव्यवस्था करते हैं या श्रम को आधार बना के हम उत्पादन करते हैं तो आप सबको पता है कि मशीनों से जो उत्पादन होता है वो जल्दी उत्पादन होता है। मशीनें फास्ट काम करती हैं किसी भी इंसान के मुकाबले, और मशीनों से जो परफेक्शन होता है किसी भी चीज़ की पैकेजिंग का या किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन का वो ज़्यादा होता है। तो मशीनें क्या कर रही हैं, मशीनें ज़्यादा क्लियर तरीके से, ज़्यादा परफेक्शन के साथ और जल्दी काम कर रही हैं। लेकिन अगर हम मशीनों पे पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं तो भारत में क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि लोगों को श्रम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम श्रम आधारित अर्थव्यवस्था पे जाते हैं तो क्या हो जाएगा, परफेक्शन नहीं मिलेगा, ज़्यादा हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मशीनों के मुकाबले कुछ भी हो इंसान तो धीमे ही काम कर पाएगा ना। तो इसमें भी हमारे पास सामने समस्या है कि श्रम आधारित प्रोडक्शन करें या पूंजी आधारित। पूंजी आधारित अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग का काम ज़्यादा किया जाता है, विनिर्माण जिसको बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाला काम। तो समस्या दोनों स्थितियों में है। यदि श्रम आधारित करते हैं तो अगर हम लोगों को ज़्यादा रखते हैं काम में तो जो मशीनों से परफेक्शन मिल रहा है, मशीनें जल्दी काम कर रही हैं, वो भी हमें नहीं मिलेगा। और अगर हम मशीनों का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये स्थिति या तीसरी स्थिति किसके लिए किया जाए। अब बताइए कि भारत में हर तरह के लोग हैं। भारत में निम्न तबका भी है, निम्न वर्ग के लोग भी रहते हैं, गरीब भी हैं। भारत में मध्यम वर्ग के लोग भी रहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग, और भारत में उच्च वर्ग के लोग भी रहते हैं। क्लियर। अब मुझे ये बताइए कि अगर उत्पादन निम्न वर्ग को ध्यान में रख के किया जाता है कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है वो भी चीज़ों को अफोर्ड कर सके, इस तरह का उत्पादन किया जाए, तो क्या अमीर वर्ग उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा। आप खुद बताइए, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अमीर वर्ग को क्या चाहिए, थोड़ा सा लग्जरी चीज़ें चाहिए, महंगी चीज़ें चाहिए। लेकिन अगर वहीं हम उच्च वर्ग के हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं तो क्या उसे निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग खरीद सकेगा? नहीं खरीद सकेगा। तो स्थितियां यहाँ भी समस्या वाली है कि अगर निम्न वर्ग के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसे उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग यूज़ नहीं करेंगे, और अगर हम उच्च वर्ग के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते हैं तो उसे निम्न वर्ग अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो किसी भी अर्थव्यवस्था की समस्याओं में से सबसे तीन समस्या क्या है कि उत्पादन क्या किया जाए। क्या में क्या है भाई, हमारी जनसंख्या विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है, तो हम भोजन का उत्पादन करें या हथियारों का उत्पादन करें। हथियारों का नहीं करेंगे तो पाकिस्तान बैठा ही हुआ है, भोजन का नहीं करेंगे तो हमारी जो जनसंख्या है वो खाना कहाँ से खाएगी। दूसरी, उत्पादन कैसे करें। अगर श्रम आधारित कर देते हैं तो परफेक्शन नहीं आता है, जल्दी काम नहीं होगा। मशीनों का ज़्यादा उपयोग कर देते हैं तो रोजगार जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। किसके लिए किया जाए, निम्न वर्ग के अकॉर्डिंग करते हैं तो उच्च वर्ग उपभोग नहीं करेगा। जब उच्च वर्ग उपभोग नहीं करेगा तो इकॉनमी रन नहीं करेगी। और अगर हम उच्च वर्ग के हिसाब से कर देते हैं तो उच्च वर्ग तो 1% ही है ना, भारत में कितना है उच्च वर्ग, 1 से 2%। बाकी जो सबसे ज़्यादा वाली कम्युनिटी है वो नहीं यूज़ करेगी चीज़ें, तो हमारी इकॉनमी रन कैसे करेगी। तो समस्याएं तीनों होती हैं। क्या? किसी भी अर्थव्यवस्था की समस्या होती है उत्पादन क्या किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते। जिन्होंने इसे सही किया है वो वास्तव में बहुत ज़्यादा प्रशंसा के पात्र हैं, जिन्होंने इस आंसर को सही किया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1772, 73, 84, 93। 1 सेकंड से ज़्यादा समय का मत लीजिएगा इसको सॉल्व करने में।
रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? आप सबको पता है 1773 में। किसके लिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए। किसके लिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। अब यहाँ पे एक और चीज़ हुई थी बहुत बड़ी। क्या थी? बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर, और बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लग गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा था? बंगाल का गवर्नर जनरल। ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। और बंगाल के गवर्नर जनरल को, ये बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा? पूरे भारत का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा? सवाल ये भी आता है। तो कब कहा जाने लगा? 1833 के चार्टर्ड एक्ट के बाद। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? बेंटिक। और आप सबको पता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 के भारत शासन अधिनियम में गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बनाया गया और भारत का पहला वायसराय कौन बना? कैनिंग। तो ये जो पूरा क्रम है यहाँ पे याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है स्टूडेंट्स के लिए और इसी वजह से ये टफ क्वेश्चंस में गिना जाता है, ये गवर्नर जनरल वाला जो पार्ट है। तो रेगुलेटरी एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। सवाल ये भी पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? 1833 के चार्टर्ड एक्ट के बाद। और पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बेंटिक। भारत का पहला वायसराय कौन बना? कैनिंग। 1858 के भारत शासन अधिनियम में। इतनी चीज़ें याद रखिएगा, कंफ्यूज करती हैं ये चीज़ें। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को वर्तमान में मान्यता प्राप्त है? जल्दी बताइए, इसमें ज़्यादा समय मत लीजिए। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 18, 20, 22, 24, जल्दी बता दीजिए। वर्तमान में पूछा है। भारतीय संविधान देखिए, भाषाओं का प्रावधान किस में है? सबसे पहली तो ये बात, तो भाषाओं का प्रावधान किस में है? 8वीं अनुसूची में। पहली बात ये। वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? जल्दी बताइए कमेंट करके कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। ये 22 कैसे हुई? 14 भाषाएं 22 कैसे हुई? चलिए जान लेते हैं। 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में और इसके द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। सिंधी भाषा। फिर कौन सा हुआ? फिर होता है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई संविधान में? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये सवाल पूछा जाता है कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी 3 भाषाओं को जोड़ा गया या निम्नलिखित में से किस भाषा को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नहीं जोड़ा गया था? तो ये 3 भाषाएं जब पता होंगी तभी आप बता पाएंगे कि कौन सी नहीं जोड़ी गई थी। क्लियर? बची कौन? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। बचा क्या कौन? 4 भाषाएं और। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। 2003 में। और इसके द्वारा संविधान में जोड़ी गई बोडो, डोगरी, डोंगरी, मैथिली और संथाली। मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं। तो 14 भाषाएं मूल संविधान में थी।
14 भाषाएं किसमें थी? मूल संविधान में। संविधान की 8वीं अनुसूची में सवाल आता है कि मूल संविधान में, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी? तो मूल संविधान में संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषाएं शामिल थी। ये 22 कैसे हुई? 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ी गई सिंधी भाषा। तो कितनी भाषा हो गई? अब 15। फिर आता है 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा 3 और भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब कितनी भाषाएं हो गई? 18। फिर आता है 52वां संविधान संशोधन 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, इसके द्वारा 4 और भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 22। टोटल कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में? 22। तो मैंने ये क्रम इसलिए बता दिया क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है। पूछा कैसे जाएगा? मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? आप तुरंत लगा के आएंगे, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। फिर पूछा जाएगा कि 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं नहीं जोड़ी गई थी? तो ये 3 ऑप्शन में रहेंगी और एक ऑप्शन गलत रहेगा। तो जब आपको ये 3 पता होंगी तभी आप चौथा आंसर गलत करके आएंगे कि ये नहीं शामिल हुई थी। क्लियर? अगली चीज, 52वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? तो जब आपको इन 4 भाषाओं का ज्ञान होगा कि 52वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 जोड़ी गई थी, तब आप जान पाएंगे कि कौन सा एक गलत है। तो सवाल ऐसे भी पूछा जाता है। और 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा को। क्लियर? अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। याद रखिएगा। अगला सवाल, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? 1 सेकंड में इसका आंसर दीजिएगा। 1 सेकंड वाला आंसर है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? लाल, काली, जलोढ़, बलुई। अब तक तो आपने आंसर भी कर दिया होगा कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है। सवाल ये भी पूछा जाता है कौन सी मिट्टी है जो सूखने पे दरारें बनाती है? तो ये काली मिट्टी ही है जो सूख जाने पे दरारें बन जाती है जिनमें। क्लियर? लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वो किस कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी बेसिकली किस रेंज में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी साउथ वाले यानी कि दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में पाई जाती है, दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में, और कहीं कहीं वेस्ट बंगाल के कुछ क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़ के भी कुछ क्षेत्रों में ये देखने मिलती है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो साउथ इंडिया है वहाँ पे कौन सी मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। क्लियर? अगला है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद होती, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो गाद होती, उससे क्या बनती है? वहाँ पे क्या पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती। और जलोढ़ मृदा जो उत्तर में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो जलोढ़ मृदा वहाँ पे पाई जाती है, और इसे सबसे उपजाऊ मृदा भी माना जाता है जलोढ़ मृदा को। क्लियर? कभी कभी पूछा जाता है कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के जो उत्तर भारत में मैदान है वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बलुई मिट्टी, जिसे रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है, ये पानी को कम एब्जॉर्व करती है, इसी वजह से ये कम उपजाऊ मानी जाती है। तो भारत में जो मिट्टी वाला सेगमेंट है वो आपका इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, पूछा जाने वाला चीज़ें हैं। तो याद रखिएगा पूछा क्या था कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? राइट आंसर मैंने क्या बताया? काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी को ही किस दूसरे नाम से जाना जाता है? रेगुर मृदा। ये इसमें दरारें पाई जाती हैं। लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी साउथ इंडिया, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ वाले रेंज में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के जो मैदान है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, वहाँ पाई जाती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी है और नदियों द्वारा जो बहाकर लाई गई गाद होती है उससे निर्मित होती है। बलुई मिट्टी को ही रेतीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये पानी को कम एब्जॉर्ब करती है। क्लियर? चलिए, राइट आंसर यहाँ पे है काली मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। मेरा एक एक चीज़ बताने का यहाँ पे अर्थ ही सिर्फ इतना हुआ करता है कि मान लीजिए इसी सवाल में से जो सवाल पूछा गया है वो ना आके ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ गया, तो मुझे खुशी होगी कि मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी, और आपको खुशी होगी ये देख के कि अरे ये चीज़ हमने प्रैक्टिस की थी। तो अब प्रैक्टिस की है तो इसका फ़ायदा हमें मिल जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करिए। वैदिक काल में सभा और समिति किससे संबंधित थी? धार्मिक ग्रंथ, प्रशासनिक संस्था, युद्ध प्रणाली, वेदों के लेखक।
हिस्ट्री की जो फर्स्ट मैराथन क्लास थी, हमने सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चंस उठाए थे, फिर हम ऋग्वेद, वैदिक काल, मध्यकालीन भारत, मॉडर्न इंडिया, भारत का विभाजन, स्वतंत्रता के बाद का भारत, वहाँ तक की क्वेश्चन हमने एक मैराथन क्लास में किए थे, हिस्ट्री की मैराथन क्लास में। जिन्होंने नहीं देखी है जाके देख लीजिएगा। उसमें से ये क्वेश्चन था कि सभा और समिति क्या है, जल्दी बताइए इसका आंसर। सभा समिति क्या थी, जल्दी बताइए। वहाँ पे हमने ये आंसर किया हुआ था। सभा समिति बेसिकली क्या होती थी, प्रशासनिक संस्थाएं होती थी जो राजा की सहायता के लिए होती थी। राजा की सहायता के लिए दो प्रशासनिक संस्थाएं होती थी। सवाल ये पूछा जाता है कि सभा समिति में, सभा और समिति में प्रमुख संस्था कौन सी थी। तो सभा में कौन सा शामिल होते थे, प्रमुख लोग शामिल होते थे, प्रमुख लोग शामिल होते थे। इसलिए ये कैसी होती थी, छोटी होती थी, क्योंकि उसमें प्रमुख लोग ही, कुछ लोग इंपॉर्टेंट लोग ही शामिल होते थे। तो सभा कैसी होती थी, छोटी होती थी सभा। और समिति, समिति में आम जनता भी शामिल होती थी। समिति में कौन शामिल होती थी, आम जनता। अब आम जनता भी शामिल हो रही है तो ये कैसी परिषद हो जाएगी, ये बड़ी परिषद हो जाएगी। तो सवाल ये पूछा जाता है कि सभा और समिति में जो प्रमुख लोग हैं, प्रशासनिक जो उसके प्रशासनिक जो संस्थाएं थी सभा समिति, उसमें प्रमुख लोग किसमें शामिल होते थे। तो नाम याद रखिएगा, प्रमुख लोग सभा में शामिल होते थे और समिति में कौन सा शामिल होता था, आम जनता। अब जहां आम जनता शामिल होगी वो अपने आप बड़ी हो जाएगी और जहां प्रमुख लोग शामिल होंगे वो छोटी हो जाएगी। क्लियर। वैदिक काल का समय पूछा जाता है, तो वैदिक काल का समय याद रखिएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। कभी कभी पूछा जाता है कि वैदिक काल का समय बताइए, तो वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसको भी अगर हम बांटें तो होता, पहले आता है पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल कब से कब तक है, पूर्व वैदिक काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 1000 वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है, 500 ईसा पूर्व है। पूर्व वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल 1000 से 500 ईसा पूर्व। हालांकि इतना डीप पूछेगा नहीं, लेकिन ESB का कोई भरोसा हम नहीं मान सकते हैं। वैदिक काल उसने वैदिक काल आपके सिलेबस में दिया हुआ है और पहली बार सोशल साइंस में ये सिलेबस आया हुआ है। तो अगर वैदिक काल पूछा है तो क्या पता उसने पूछ लिया कि वैदिक काल का टेन्योर बताइए, और वैदिक काल बस का टेन्योर नहीं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का टेन्योर पूछ लिया, तो क्या करेंगे आप। तो थोड़ा सा जानिएगा, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, थोड़ा सा क्लियर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सभा और समिति क्या थी, दो प्रशासनिक संस्थाएं थी। सवाल अगर पूछ लेता है कि प्रमुख लोग किसमें शामिल होते थे, तो याद रखिएगा प्रमुख लोग किसमें शामिल होते थे, सभा में शामिल होते थे। ये सवाल पूछा जाता है कि जो प्रमुख लोग थे वो किसमें शामिल होते थे, सभा में प्रमुख लोग होते थे तो ये छोटी होती थी। आम जनता किसमें शामिल होती थी, आम जनता समिति में शामिल होती थी, इस वजह से ये बड़ी होती थी। पहली चीज़, ठीक है। अब अगर वैदिक काल का टेन्योर पूछे तो याद रखिएगा वैदिक काल का टेन्योर पूछ सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में है वैदिक काल, और पहली बार क्वेश्चंस आने हैं सोशल साइंस के आपके एग्जाम में, तो कुछ भी पूछ सकता है, हर तरह से प्रिपेयर रहना है। वैदिक काल का जो टेन्योर है वो कब से कब तक माना जाता है, तो 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व। इसका भी क्लासिफिकेशन किया जाए तो इसका क्लासिफिकेशन है पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो मान लीजिए पूछ लिया कि पूर्व वैदिक काल का टेन्योर कितना था और उत्तर वैदिक काल का टेन्योर कितना था, उत्तर वैदिक काल। तो याद रखिएगा पूर्व वैदिक काल कब से कब तक था, पूर्व वैदिक काल, अरे यार हट गया ये, है पूर्व वैदिक काल का जो टेन्योर था वो कितना था, 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का टेन्योर 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा इस टेन्योर को बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि वैदिक काल है आपके सिलेबस का पार्ट, कुछ भी संभव है पूछ लेना। तो सभा समिति आपने जाना, सभा और समिति क्या थी, सभा में प्रमुख लोग शामिल होते थे, छोटी होती थी, समिति में आम जनता शामिल होती थी। वैदिक काल का टेन्योर कितना था, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ये समय याद रखिएगा, 1500 ईसा पूर्व से कब तक, 500 ईसा पूर्व तक।
1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ये समय याद रखिएगा। इसका क्लासिफिकेशन 2 में किया गया था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। क्लियर? चलिए, आर्टिकल 53 का संबंध किससे है? पॉलिटी की मैराथन क्लास में राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स थे वो मैंने सारे आपको बता दिए थे। 1 मिनट का समय भी नहीं लेना है इसमें। आर्टिकल 53 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति की शपथ, संघ की कार्यपालिका शक्ति, महाभियोग प्रक्रिया, रिक्ति की स्थिति में चुनाव। मैंने क्या कहा? 1 मिनट का समय भी नहीं लगना चाहिए। 53 में क्या है? मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति क्या जो आर्टिकल है 52 में क्या कहा गया है? 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा या राष्ट्रपति के पद का वर्णन है 52 में। 53 में कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी? वो राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में क्या है? 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में वर्णन। 55 में क्या है? 55 में राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का वर्णन। ये राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। 56 में क्या है? 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है कि किसी भी जो भारत है उसके राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? 5 वर्षों का होगा। 58 में क्या है? 58 में राष्ट्रपति की योग्यता की बात की गई है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। शपथ का प्रावधान किस में है? तो राष्ट्रपति की जो शपथ है वो किस में आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 60 में शपथ। संघ की कार्यपालिका शक्ति मैंने बताया राष्ट्रपति में निहित होगी, आर्टिकल 52। महाभियोग की प्रक्रिया किस में है? महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में। और रिक्त की स्थिति में चुनाव, मान लीजिए राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति पद खाली हो जाता है तो तुरंत चुनाव कराने होंगे, इसका वर्णन है आर्टिकल 62 में। तो ये जितने आर्टिकल्स हैं वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर? यहाँ मैंने सारे आर्टिकल बता दिए हैं। तो 53 क्या कहता है? 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये क्या बोलता है? आर्टिकल 53 बोलता है। 52 में क्या है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। 54 चुनाव के बारे में बताता है। 55 उसकी चुनाव प्रक्रिया के बारे में। 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन करता है। शपथ का प्रावधान है 60 में। महाभियोग की प्रक्रिया है आर्टिकल 61 में। और रिक्ति की स्थिति में चुनाव आर्टिकल 62 में दिया गया। अब आप मुझे बताइए कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया है वो हमने कौन से देश से ली है? जल्दी कमेंट करके बताइए, और जो मैं पूछा करूँ उसको तुरंत कमेंट किया करिए कि महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली है हमने। और लास्ट में नंबर तो आपको बताने ही है कि आपने कितने सही किए। भारत के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग का कितना प्रतिशत है? जल्दी बताइए। भारत के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग कितना है? मैदानी भाग कितने प्रतिशत है? 43, 40, 33, 30। जल्दी बताइए। ज्योग्राफी की मैराथन क्लास याद है आपको? ज्योग्राफी की मैराथन क्लास में मैंने आपको बताया था कि कितने हैं पर्वत, पठार और मैदान कितने हैं? पर्वत, पठार और मैदानों का प्रतिशत भारत में कितना है? जल्दी बताइए। ये मैंने बताया था आपको। भारत में पर्वत कितने हैं? भारत में पर्वत हैं 29%। पठार कितने हैं? 27.7% मिलता है, इसलिए हम ओवरऑल इसे मानते हैं 28%। और मैदान कितने हैं? मैदान है 43%। राइट आंसर क्या हो जाएगा मुझे बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 43%। और जिन्होंने इसका आंसर सही किया था वो सही में एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हैं। 50% उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, क्योंकि एक क्वेश्चन से तो हम नहीं इवैल्यूएट कर पाएंगे, लेकिन जिनसे ये क्वेश्चंस बन रहे हैं तो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। तो मैदानी भाग कितना है? मैदानी भाग है 43%। पर्वतीय भी याद रख लीजिएगा। मैदानी पूछा है तो हो सकता है एग्जाम में पर्वतीय पूछ ले, तो पर्वतीय भाग कितना है? 29%। पठारी भाग एक्यूरेट कहा जाए तो 27.7% यानी कि 28% ही माना जाता है। और मैदानी भाग कितना है? मैदानी भाग है 43%। क्लियर? सलाम खा लेती हूँ, खांसी कम आएगी। चलिए, भारत में LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नीति का वित्त किस वर्ष लागू की गई थी? लिबरलाइजेशन ये क्या होता है बताइए? LPG का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। देखिए, लिबरलाइजेशन क्या मतलब होता है? उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है?
हालांकि टेस्ट चल रहा है, पहले तो आपको आंसर करना है। चलिए आंसर करिए कि भारत में एलपीजी जो मॉडल है वो कब आया। 89, 91, 95, 2001, और इसके लिए 1 सेकंड का समय बस है आपके पास। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है उदारीकरण का मतलब क्या होता है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में सरकारी नियंत्रण को कम करना, सरकारी नियंत्रण को कम करना। क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे कि कब लागू की गई, पूछ भी सकता है, लेकिन अगर उसका दिमाग फिरा तो वो पूछ लेगा कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उदारीकरण का मतलब क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपके सामने। तो आपको इस लेवल की तैयारी करके एग्ज़ाम हॉल में जाना है। मैंने कहा था ना कि बहुत खुशी होगी जब कोई ये कमेंट करेगा कि मैं 20 में से 20 क्वेश्चन सही करके आई हूँ या करके आया। और हो सकता है, सोशल साइंस कोई इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है वो। तो उदारीकरण का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए आ जाता है तो याद रखिएगा सरकारी नियंत्रण को कम करना, लिबरलाइजेशन करना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी सरकारी उपक्रम का निजीकरण करना, उसे निजी कंपनियों को देना या प्राइवेट कंपनीज को सौंप देना, प्राइवेट कंपनीज को उसे सौंप देना। मान लीजिए किसी उद्योग में सरकार की हिस्सेदारी 100% है, तो सरकार ने क्या किया, उसका कुछ हिस्सा प्राइवेट कंपनीज को दे दिया। उसका जीता जागता उदाहरण है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे को इस समय सरकार ने क्या किया है, उसका कुछ हद तक प्राइवेटाइजेशन किया है। भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन अगर आपने देखा होगा, वो एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में है। तो सरकार ने, जो इंडियन रेलवे है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, तो उसको क्या किया है, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं। तो उसे किसे सौंपा गया है, प्राइवेट कंपनी को सौंपा गया है। यही प्रोसेस कहलाती है प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, मान लीजिए जहाँ पहले किसी भी कोई नई कंपनी भारत में आती थी विदेश से, तो उसको बहुत सारी लाइसेंस प्रक्रिया, बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता था, तब वो भारत में अपना उद्योग स्थापित कर पाती थी। अब क्या किया गया कि वो लाइसेंसिंग प्रक्रिया है, वो सरकारी नियंत्रण है, उसको थोड़ा सा कम किया गया, उसे कहा गया लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको क्या करना, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ। कैसे, देखिए भारत में मान लीजिए कोई एफडीआई आया, एफडीआई में आया और भारत में उसने निवेश किया। जब वो भारत में निवेश कर रहा है, मान लीजिए कोई ट्रेन बनाने वाली कंपनी आई, या बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी आई, वो अपने साथ लेके आई नए इंजीनियर्स, अपने साथ क्या लेके आई, अपने इंजीनियर्स लेके आई। उन इंजीनियर्स के साथ क्या आई, टेक्निक आई, तकनीक आई। वहाँ के इंजीनियर्स ने किसके साथ मिलकर काम किया, भारत के इंजीनियर्स के साथ मिलकर काम किया। तो क्या टेक्नोलॉजी भारत के इंजीनियर्स ने सीखी, भारत को टेक्नोलॉजी मिली, भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। यही कहलाता है ग्लोबलाइजेशन, भारत की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना। कैसे, जब कोई एफडीआई भारत में आता है तो वो अपने साथ निवेश लाता है, वो अपने साथ इंजीनियर्स लाता है, वो अपने साथ विदेशी मुद्रा लाता है, विदेशी मुद्रा लाता है, वो अपने साथ टेक्निक्स लाता है। और जब वो टेक्निक्स लाता है तो उस टेक्निक का हम कौन यूज़ करता है, इंडियन जो है, भारतीय है, या भारतीय इंजीनियर्स के साथ बाहर के इंजीनियर्स मिलकर काम करते हैं, जिससे टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था कैसी बनती है, धीरे धीरे वैश्विक अर्थव्यवस्था बनती चली जाती है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना। सवाल ऐसे भी पूछे जाएंगे कि उदारीकरण का मतलब क्या होता है, निजीकरण का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो आपको आना चाहिए ये चीज़। क्लियर? तो क्या समझा आपने, ग्लोबलाइजेशन क्या है, अपने भारत की अर्थव्यवस्था को, अपने देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, जिसमें टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, मुद्राओं का आदान प्रदान होता है। क्लियर? अब आ जाते हैं सवाल पे। सवाल क्या पूछा गया है, सवाल पूछा गया है सीधा साधा है कि एलपीजी मॉडल को भारत में कब चालू किया गया, और इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक आंसर पे क्लिक कर देना है 1991। ये ज़रूर पूछेगा कि जब एलपीजी मॉडल लागू किया गया तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी। ये सवाल पूछा जाता है, पीवी नरसिम्हा राव जी, ये याद रखिएगा। और भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो बताइए जब एलपीजी मॉडल लागू किया गया तो भारत के वित्त मंत्री कौन थे, जल्दी बताइए। एलपीजी मॉडल के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो ये सवाल पूछा जाता है कि जब एलपीजी मॉडल भारत आया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी, और
प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। एलपीजी मॉडल किन स्थितियों में लाया गया था? जब भारत में राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित चल रहा था, भारत के पास आयात करने के लिए मात्र 1 हफ्ते की विदेशी मुद्रा बची हुई थी, तब भारत को ये लगा कि नहीं, अब भारत को ओपन इकोनॉमी होनी चाहिए, पहले भारत क्लोज्ड इकोनॉमी थी। तो इस वजह से ये 3 एलपीजी मॉडल भारत में आया। मैंने ये बहुत प्रॉपर तरीके से आपको समझाया है इकोनॉमिक्स की क्लास में, तो जाके इकोनॉमिक्स की मैराथन देख लेनी है। अंग, मगध, काशी, कौशल किस काल के राज्य थे? बताइए। अंग, मगध, काशी और कौशल क्या थे? मौर्य वंश के थे, गुप्त काल के थे, महाजनपद थे, संगम थे? तो आप सबको पता है कि अंग, मगध, काशी और कौशल क्या थे? महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से एक थे। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों की जानकारी किससे मिलती है? तो 16 महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलती है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा जैन धर्म है जिससे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, या मैं कहूँ ऐसा कौन सा बौद्ध धर्म है जिससे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? मुझे आप बताइए कौन सा ऐसा बौद्ध धर्म है जिससे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? सबको पता है कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलती है, लेकिन कौन सा बौद्ध ग्रंथ या जैन ग्रंथ कौन सा है? जल्दी बताइए कौन सा है? तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। पूछा ये जाता है कि ऐसा कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिससे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, या पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा जैन ग्रंथ है जिससे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है, ये एमपीपीएससी में पिछले दो सालों में पूछा, हाँ 2 साल पहले पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा जैन धर्म का ग्रंथ है जो जानकारी देता है 16 महाजनपदों की। और सब कंफ्यूज थे कि अंगुत्तर निकाय है कि भगवती सूत्र है। तो याद रखिएगा, जो अंगुत्तर निकाय है वो बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ। क्लियर? तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे 16 महाजनपदों से संबंधित पता होनी चाहिए। चलिए, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है और इंस्टाग्राम नहीं ज्वाइन किया है, हर क्लास में की डिस्क्रिप्शन में, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो जाता है उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक अपलोड कर दी है। तो जाके इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको बहुत सारे डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिल जाया करेंगे। शॉर्ट वीडियोस में आपके रिवीजन वीडियो मिल जाया करेंगे, तो उससे आपकी मदद हो जाएगी। तो जिन्हें चैनल ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। जो टेस्ट 1 भी अपलोड किया गया है उसके डिस्क्रिप्शन में भी दोनों लिंक हैं, तो जाके चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण हेतु डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल है? बताइए, पर्यावरण संरक्षण हेतु डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल है? 48A, 47, 49, 46। इसके लिए आपको 1 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा है? 48A। क्लियर? और 48 में क्या है? 48 में है कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन, ये याद रखना है। और पर्यावरण संरक्षण की बात किस में है? 48A में है। 47 में किसकी बात की गई है? लोक स्वास्थ्य। एक बार किसी एग्जाम में सवाल आया कि शराब पीने की मनाही कौन से आर्टिकल में है, तो आप खुद बताइए। जहाँ लोक स्वास्थ्य की बात की जाएगी, जहाँ पोषण स्तर की बात की जाएगी, वहाँ शराब पीने को मना किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन कर लिया कि शराब पीने की मनाही कौन से आर्टिकल में है। तो जहाँ लोक स्वास्थ्य की बात है, जहाँ पोषण स्तर की बात है, शराब पीने के लिए भी मना वहीं किया जाएगा। तो शराब पीने की मनाही कहाँ है? आर्टिकल 47 में ही है। और आर्टिकल 47 लोक स्वास्थ्य और पोषण स्तर के बारे में बताता है। आर्टिकल 49 क्या है? आर्टिकल 49 नेशनल हेरिटेज के संरक्षण की बात करता है, मतलब ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की बात करता है। ऐतिहासिक धरोहरों यानी कि नेशनल हेरिटेज के संरक्षण की बात। आर्टिकल 49 ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की बात कौन आर्टिकल करता है? 49 करता है। 46 में क्या है? कमज़ोर वर्गों, विशेषकर जो SC ST हैं, उनके आर्थिक और शैक्षणिक हितों को बढ़ावा देना। आर्थिक और शैक्षणिक हितों को बढ़ावा देना किस में है? आर्टिकल 46 में है। हितों को बढ़ावा देना। डीपीएसपी से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं वो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसलिए आपको सारे जानने हैं। क्लियर? तो पर्यावरण संरक्षण की बात किस में है? याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण की बात है आर्टिकल 48A में। 48 में किसकी बात है? कृषि और पशुपालन की बात है।
47 में किसकी बात की गई है? लोक स्वास्थ्य और पोषण स्तर की, या पूछा जाए शराब पीने की मनाही 47। 49 में नेशनल हेरिटेज का संरक्षण यानी कि ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की बात, और 46 किसकी बात करता है? कमजोर वर्गों विशेषकर जो SC ST वर्ग के लोग हैं उनके आर्थिक और शैक्षणिक हितों की रक्षा की बात, आर्टिकल 46। ये सारे आर्टिकल्स मैं नहीं बताऊंगी, आप बताइए किससे रिलेट करते हैं, संविधान के किस भाग से रिलेट करते हैं ये चारों आर्टिकल्स, बताइए किस भाग से रिलेट कर रहे हैं। अगला सवाल, विनिमय दर डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म का प्रभाव किसे दर्शाता है? बहुत अच्छा सवाल, और जिन्होंने इकोनॉमिक्स की क्लास ली है उनके लिए तुरंत बन जाएगा ये। जो विनिमय दर है वो डिमांड सप्लाई का जो मैकेनिज्म का प्रभाव है किस पे दर्शाता है? ऑप्शन है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, परचेजिंग पावर पैरिटी और फॉरेन ट्रेड डेफिसिट। तो सबसे पहले मैं आपको एक टर्म बता देती हूँ। नॉमिनल एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिसमें किसी देश की एक मुद्रा, किसी देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में बदली जाती, दूसरे देश की मुद्रा में बदली जाती है। जैसे मान लीजिए एक डॉलर है, ये कितना है? 45 रुपीज़, मान लीजिए 45 रुपीज़। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट वो रेट कहलाता है जिस पे किसी एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में बदली जाती है। जैसे इस समय जो डॉलर चल रहा है वो 85 चल रहा है, एक डॉलर है वो 85 रुपीज़ के बराबर चल रहा है। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है डॉलर का? 85 रुपीज़। कि ऐसा नॉमिनल एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिस पे किसी एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में बदली जाती है, जिस दर पर किसी एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। अब ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ेगा कब? आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आप सब क्या कहते हैं? अरे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इसलिए इसके भाव बढ़ गए। हमारी लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा होती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती, वैल्यू बढ़ जाती। क्लियर? अब मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि डॉलर की डिमांड बढ़ गई। पहले $1 45 रुपये था, ये पहले की स्थिति है, ये पहले की स्थिति है। अब इसकी डिमांड बढ़ गई, जब इसकी डिमांड बढ़ गई तो इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो अब $1 जो पहले 45 रुपये था अब कितना हो जाएगा? मान लीजिए वो हो गया 85 रुपीज़। और अगर इसकी डिमांड बढ़ी तो ये डॉलर किस में पहुँच जाएगा? $1 हो सकता है हो जाए 100 रुपीज़। तो हर चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है? डिमांड पे डिपेंड कर रही है। मान लीजिए डॉलर की डिमांड कम हो गई, डॉलर की डिमांड कम हो गई तो उसकी वैल्यू कम हो गई। तो ये जो पहले 45 रुपीज़ था तो ये अब किस में आ जाएगा? $1 हो सकता है 25 रुपीज़ के बराबर हो जाए क्योंकि इसकी डिमांड गिर गई। तो सीधी सी बात है, सरल भाषा में समझिए कि अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसका भाव ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी किसी भी मुद्रा की तो उसका नॉमिनल एक्सचेंज रेट भी बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया? नॉमिनल एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिस पे किसी एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। जैसे नॉमिनल एक्सचेंज रेट रुपीज़ का कितना है डॉलर के मुकाबले? 45 रुपीज़, क्योंकि इसी रेट पर डॉलर को रुपए में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाता है। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ी तो अब $1 कितना हो गया? 85 रुपीज़ हो गया। और अगर डॉलर की डिमांड बढ़ी तो $1 बराबर $100 रुपीज़ हो गया। तो जैसे जैसे डॉलर की डिमांड बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे नॉमिनल एक्सचेंज रेट भी बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया? आप सवाल पे आइए, आप सीधे से सवाल देखिए। विनिमय दर का मतलब होता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट पर डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म का जो प्रभाव है वो किस पे देखा जाएगा? तो किस पे देखा जाएगा? बिल्कुल सही जिन्होंने लगाया था, नॉमिनल एक्सचेंज रेट पर। डिमांड और सप्लाई, इसका जो डिमांड और सप्लाई का जो मैकेनिज्म था वो किस पे देखा जा रहा है? ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ती जा रही। अगर डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम है तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ता चला जाएगा। आप खुद बताइए ना, आप मान लीजिए मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम, तो वो महंगी होगी या सस्ती होगी? महंगी होगी। आपके मोहल्ले में एक समोसा वाला है, उस समोसे वाले को से सब समोसे लेने आते हैं, उस समोसे की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन वो एक दिन में 100 समोसे ही बनाता है। तो डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, मात्र 100 समोसे एक दिन में। तो वो जो कीमत मांगेगा उस कीमत पे लोग उसको वो देने को तैयार होंगे। तो समोसा महंगा है कि सस्ता है? समोसा महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि समोसे की डिमांड ज़्यादा है लेकिन समोसे की सप्लाई कम, 100 ही समोसे हैं मात्र। तो अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तो कीमत हाई में जाती है।
इसी तरीके से अगर डॉलर की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होगा, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, उसका जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी। और नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है, जिस दर पे किसी एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में कन्वर्ट किया जाता है। तो डिमांड जहाँ बढ़ी, जहाँ वैल्यू बढ़ी, तो डॉलर का जो है नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो भी बढ़ गया। जो पहले 45 रुपीज़ था वो अब कितना हो गया, वो 85 रुपीज़ हो गया। फिर डिमांड बढ़ी, फिर वैल्यू बढ़ी, तो जो पहले 85 रुपीज़ था वही बढ़ के 100 रुपीज़ हो गया। तो ये जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट वो बढ़ता चला जाएगा डिमांड बढ़ने पे। तो डिमांड और सप्लाई मैकेनिज्म का प्रभाव किस पे दिखता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट पर। मान लीजिए डिमांड कम हो जाती, मैं विपरीत भी बता देती हूँ, मान लीजिए इसकी डिमांड कम हो जाती तो ये 45 रुपीज़ कितना हो जाता, अब ये हो जाता $1 बराबर 25 रुपीज़। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट कम हो गया कि ज़्यादा हो गया, डिमांड गिरने पे नॉमिनल एक्सचेंज रेट कम हो गया। तो सीधा प्रभाव डिमांड और सप्लाई का किस पे जाएगा, नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे जाएगा। क्लियर? तो राइट आंसर विल बी नॉमिनल एक्सचेंज रेट। मुझसे जितना संभव हो सकता है, जितने सरल शब्दों में हो सकता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को कैसे समझते हैं। आर्टिकल 75(1)(a) मंत्रिपरिषद के आकार को किस सीमा तक सीमित करता है। बहुत सरल क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको। आर्टिकल 75(a) मंत्रिपरिषद के आकार को किस सीमा तक सीमित करता है। लोकसभा सदस्यों का 10%, 15%, 20%, 25%। जल्दी बताइए। मैंने आपको बताया था, इसका मतलब सीधा सा ये है कि मान लीजिए जैसे लोकसभा में सब सांसद चुन के जाते हैं, उनमें से कुछ को मंत्री बनाया जाता है। तो मान लीजिए लोकसभा में सदस्य संख्या है 543। वर्तमान में मान लीजिए लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 543। क्या 543 लोग पूरे मंत्री बन जाएंगे? मेरा आपसे सवाल है, क्या पूरे 543 लोग मंत्री बन जाएंगे, कि क्या इसके लिए कोई नियम है कि सिर्फ इतने ही लोगों को मंत्री बनाया जाएगा? तो नियम ये है आर्टिकल 75(1)(a) के अंतर्गत कि लोकसभा सदस्यों के 15% को ही मंत्री बनाया जाएगा, या मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा, लोकसभा सदस्यों का 15%। मतलब मान लीजिए 543 है तो 543 का 15% कितना होगा, 543 का 15% अगर हम निकालते हैं तो ये लगभग कितना जाएगा, ये लगभग जाएगा 81.4 समथिंग के आसपास। मतलब मंत्रिपरिषद में मंत्री कितने अधिकतम हो सकते हैं, 81। मंत्रिपरिषद का आकार अधिकतम कितना हो सकता है, 81 सदस्यों के आसपास। तो वही पूछा गया था कि मंत्रिपरिषद का आकार किस सीमा तक सीमित है, तो लोकसभा सदस्यों के 15% तक, कि जितने लोकसभा सदस्य होंगे उनका 15% जितने लोग हैं वही मंत्री परिषद में होंगे, उतने ही लोग मंत्रिपरिषद में होंगे। नहीं तो 543 लोग हैं तो 543 को मंत्री बना दीजिए, क्या ये संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि नियम कहता है कि जितने सदस्य लोकसभा के होंगे उनके जो 15% हैं, सिर्फ उतने ही लोग मंत्री पद पर आसीन हो सकते हैं, या मंत्री परिषद का आकार उतना ही होगा। तो कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, 81.4 समथिंग के आसपास। क्लियर? तो कितना हो जाएगा लोकसभा सदस्यों का 15%। जिन्होंने पॉलिटी की मैराथन क्लास देखी है वो इस चीज़ का आंसर कर पाए होंगे। महंगाई नियंत्रित करने में आरबीआई का उपकरण कौन सा है? महंगाई को नियंत्रित करने में आरबीआई का उपकरण क्या है? इन्फ्लेशन, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिजर्व रेशियो और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। और आप मुझे बताइए महंगाई कब होती है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था समोसे वाले के उदाहरण से कि महंगाई कब बढ़ती है। समोसे वाले के उदाहरण से मैंने आपको बताया था कि जब समोसे वाले की डिमांड हाई हो जाती है, समोसे वाले की डिमांड हाई हो जाती है लेकिन जो उसकी सप्लाई है वो कम होती है, मात्र 100 ही समोसे वो दे पा रहा है, सप्लाई कम है, तो उसकी जो समोसे हैं वो क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। तो जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो महंगाई होती है। ऐसे ही आरबीआई कौन सा उपकरण का यूज़ करता है, किसको नियंत्रित करने के लिए? महंगाई को। और महंगाई नियंत्रित करना है तो क्या कम करना पड़ेगा? ऑप्शन देखिए, अगर महंगाई को कम करना है तो आपको क्या कम करना पड़ेगा? अगर महंगाई कम करना है तो आपको डिमांड कम करना पड़ेगा, डिमांड कम करना पड़ेगा। आप डिमांड कैसे कम करेंगे किसी चीज़ की? लोगों के हाथ से पैसा छीन लीजिए। डिमांड कब होती है? मान लीजिए मुझे कुरकुरे खाने का मन है या मुझे आइसक्रीम खाने का मन है, तो मेरे हाथ में पैसे होंगे तभी तो मैं आइसक्रीम की डिमांड करूँगी या समोसे की डिमांड करूँगी। जब मेरे हाथ में पैसे ही नहीं है तो मैं क्या डिमांड करूँगी? तो सीधे क्या कर दो, लोगों के हाथ में पैसा कम करो।
लोगों के हाथ में पैसा कम करो। लोग पैसे के लिए कहाँ जाते हैं? जनता के लिए जो पैसा है उसको कम करो। जनता पैसे के लिए कहाँ जाती है? बैंक के पास जाती है, वाणिज्यिक बैंकों के पास जाती है। तो जब बैंक पैसा नहीं देगा तो जनता के पास पैसा होगा, लेकिन अगर बैंक के पास पैसा है तो बैंक देगा जनता को पैसा, क्योंकि बैंक को ब्याज मिल रही है। तो क्या करो? बैंक से पैसा लो, बैंक से पैसा लो। आरबीआई बैंक से पैसा लेगा, उसके पास साधन क्या है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। अब एसएलआर क्या होता है? देखिए, एक निश्चित जमा, जो बैंकों के पास एक निश्चित जमा राशि होती है, उसका एक निश्चित % बैंकों को अपने पास रिजर्व रखना होता है, चाहे वो सोने के रूप में रखे, चाहे वो कैश के रूप में रखे या प्रतिभूतियों के रूप में रखे। एक निश्चित % बैंकों को अपने पास जमा के रूप में रखना होता है। तो मान लीजिए आरबीआई ने पहले नियम बनाया था कि सभी बैंकों को 40 रुपये अपने पास जमा रखने हैं किसी भी स्थिति में। तो बैंकों ने कहा कि ठीक है, 40 रुपये हम रखेंगे, ये 40 रुपये हम आम जनता को उधार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये 40 रुपये हमें अपने पास जमा रखना होगा। फिर बैंक ने कहा, आरबीआई ने कहा कि अब 40 रुपये नहीं, अब आपका एसएलआर है 80 रुपये। एसएलआर 80 रुपये का मतलब कि अब आपको 40 की जगह 80 रुपये अपने पास रिजर्व रखने हैं। तो जो 40 रुपये, जो एक्स्ट्रा 40 रुपये बैंक आम जनता को क्या दे रहे थे? लोन दे रहे थे। जो एक्स्ट्रा 40 रुपये का आम जनता को क्या मिल रहा था? लोन मिल रहा था बैंकों द्वारा। अब वही 40 रुपये किसके पास रिजर्व होंगे? बैंक को अपने पास रिजर्व करने पड़ेंगे। तो जब बैंक को अब 40 नहीं, अब 80 रुपये रिजर्व करने पड़ेंगे। तो जो पहले 40 रुपये, जो 80 का जो 40 था, 40 रुपये बैंक जनता को दे रहा था कि लेके जाइए और इसका ब्याज दीजिए, अब वही 40 रुपये उसे अपने पास रखना पड़ेगा। तो बैंक, जनता के हाथ में पैसा अब कम आएगा। जब जनता के हाथ में पैसा कम आएगा तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन नियंत्रित हो जाएगी। ये पूरा मैकेनिज्म काम करता है। तो आरबीआई का प्रमुख उपकरण महंगाई को नियंत्रित करने के लिए क्या है? एसएलआर। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर एक निश्चित जमा राशि होती है जो बैंकों को अपने पास रखनी ही होती है। मान लीजिए मेरे मम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हें 40 रुपये अपने पास हमेशा रिजर्व रखने हैं, तो मैं उस 40 रुपये को किसी भी स्थिति में खर्च नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे वो 40 रुपये अपने पास रिजर्व ही रखने। बाकी जो एक्सेस में मेरे पास पैसा है वो मैं किसी को लोन दे सकती हूँ, जिससे मुझे ब्याज मिल जाएगा। बैंक भी यही करते हैं। लेकिन अब मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि अब तुम्हें 40 नहीं, अब तुम्हें 80 रुपये अपने पास रखने। तो जो 40 रुपये, जो एक्स्ट्रा पैसे, 40 के बाद वाले एक्स्ट्रा पैसे मैं लोन पे दे रही थी, अब मुझे 80 रुपये अपने पास रखने। तो अब लोन देने वाला जो मेरा पैसा है वो कम हो गया। तो जब लोन देने वाला पैसा कम हो गया तो मिलने वाली ब्याज भी कम हो गई। तो अब मैं लोगों को पैसा नहीं दूंगी, तो ऐसे ही ब्याज जब जो बैंक हैं वो लोगों को पैसा नहीं देंगे, तो जब लोगों के हाथ में पैसा कम रहेगा तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। तो जब डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। तो आरबीआई क्या करता है? इस नीति का उपयोग करता है। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो आपको समझ में आया कि इन्फ्लेशन कैसे नियंत्रित करता है? डिमांड को कम करवा के। डिमांड कैसे कम होगी? जब जनता के हाथ में पैसा कम आएगा। जनता को पैसा कौन देता है? बैंक। तो बैंकों के हाथ में पैसा कम करो। बैंकों के हाथ में पैसा कैसे कम करो? जो पहले आप 40 रुपये कह रहे थे बैंकों को कि आप अपने पास रिजर्व रखो, अब बोलो कि अब वो 80 रखें रिजर्व। तो जब वो कम लोन दे पाएंगे तो लोगों के हाथ में पैसा कम होगा। तो ये होता है पूरा मैकेनिज्म। राइट आंसर एसएलआर। इतनी मेहनत लगती है किसी चीज़ को आसान की भाषा में समझाने में। चलिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? जल्दी बता दीजिए। 8, 14, 12, 14, 8, 10, 12, 14, बताइए कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत सरल सवाल है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में अगर सवाल आए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, मूल संविधान में, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो याद रखिएगा 8 अनुसूचियां थीं। सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है सवाल। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 8 अनुसूचियां थीं। 12 कैसे हुई? पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में, जो किससे संबंधित था? भूमि सुधार से संबंधित था। भूमि सुधार से संबंधित था। इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर आता है 52वां संविधान संशोधन, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। किससे संबंधित था? दल बदल से। इसके अंतर्गत संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची।
फिर आता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो किससे संबंधित था? पंचायती राज से। और इसके अंतर्गत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसके अंतर्गत जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। फिर आता है 74वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो किससे संबंधित था? नगरीय निकायों से संबंधित था। और इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो अब वर्तमान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा आप कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा, जो किससे संबंधित था? भूमि सुधार से, उसके अंतर्गत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन 1985, जो किससे संबंधित था? दल बदल से, उसके अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो किससे संबंधित था? पंचायती राज से, और इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो किससे संबंधित था? नगरीय निकायों से, और इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 29। 12वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट्स हैं? आप कमेंट करिए कि 12वीं अनुसूची में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं जो नगरीय निकायों से संबंधित। क्लियर? तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। चलो आगे बढ़िए। भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? जल्दी बताइए। ज्योग्राफी का सेशन जिसने लिया है वो इसको तुरंत कर पाएगा। भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? 2500 किलोमीटर, 2933, 3000, 3500 किलोमीटर। जल्दी बताइए, जल्दी आंसर करिए मुझे। देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितनी है? उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। दूसरी चीज़, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम ये कितनी है? 2933 किलोमीटर्स। 2933 किलोमीटर्स। तो ये दोनों चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर्स। भारत की उत्तर से दक्षिण पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण कितनी है, तो 3214 किलोमीटर्स। ये दोनों चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर्स। उत्तर से दक्षिण कितनी है? 3214 किलोमीटर्स। क्लियर? चलिए, जिन्होंने कर लिया था इसका आंसर, वेरी गुड। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जल्दी बताइए, 1 सेकेंड का समय लेके मात्र। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जल्दी बताइए। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मुझे जिले का नाम बताइए आप सब कि किस जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। क्या मैंने सही लिखा है? जल्दी बताइए कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम पेंच क्यों पड़ा है? कभी कभी सवाल पूछ लेता है, तो पेंच नदी के नाम पे पड़ा है, वहाँ बहने वाली पेंच नदी के नाम पे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? मोगली लैंड के लिए फेमस। मोगली लैंड रुडयार्ड किपलिंग की एक बुक है, जंगल बुक, उसमें उसी के आधार पे इसका नाम क्या पड़ा है? मोगली लैंड पड़ा है। तो कभी कहीं पूछ लेता है कि मोगली लैंड के नाम से किस नेशनल पार्क को जाना जाता है, तो मोगली लैंड के नाम से किसे जाना जाता है? पेंच नेशनल पार्क को जाना जाता है। और कल मैंने क्या बताया था पहले टेस्ट में कि सबसे ज़्यादा बाघ डेंसिटी कहाँ है? सबसे ज़्यादा बाघ डेंसिटी कौन से नेशनल पार्क में है? मध्य प्रदेश की बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। क्वेश्चन किया था कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का कौन है, तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा-किसली नेशनल पार्क है। क्लियर? तो इतनी चीज़ें नेशनल पार्क से रिलेटेड याद रखिएगा। मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा राज्य है पूरे भारत का जहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं? जल्दी बताइए। केरल में कौन सा नेशनल पार्क है? केरल में है साइलेंट वैली, बहुत सारे हैं, इराविकुलम, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में है। कर्नाटक में कौन सा है? बांदीपुर, बांदीपुर और नागरहोल, नागरहोल। और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट। मुझे कमेंट करके ये बताइए कि भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में पाए जाते हैं? किस स्टेट में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं? जल्दी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर यहाँ मध्य प्रदेश। एवरेज कॉस्ट की परिभाषा क्या है? जल्दी बताइए। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट की परिभाषा क्या है? जल्दी बताइए, आंसर क्या होगा इसका? टेस्ट चल रहा है ना, बताइए। मान लीजिए मैंने कहा कि किसी चीज़ को मुझे 100 अगरबत्तियाँ बनानी थी
उन 100 अगरबत्तियों को बनाने में लागत आई 1000 रुपये, 1000 रुपये। और मात्रा कितनी थी? मात्रा थी 100 अगरबत्तियाँ, 100 अगरबत्ती। अब मुझसे पूछा गया कि अब मुझे आप ये बता दो कि एक अगरबत्ती को बनाने में कितनी लागत आई। अब जिन्होंने थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ी है तो आप मुझे बताइए कि 100 अगरबत्तियाँ बनाने में 1000 रुपये की लागत आती है, तो एक अगरबत्ती बनाने में कितनी लागत आएगी। तो मुझसे कहा गया कि मान लीजिए एक अगरबत्ती को बनाने में कितनी लागत आई या एवरेज कॉस्ट कितनी आई, एवरेज कॉस्ट कितनी आई। तो मैं क्या कहूँगी कि मैंने टोटल 1000 रुपये लगाए थे और कितनी अगरबत्तियाँ बनी, 100 अगरबत्तियाँ बनी। तो एक अगरबत्ती बनाने में कितनी लागत आई, 10 रुपये की। एक अगरबत्ती मुझे कितने रुपए की पड़ी, 10 रुपये की पड़ी। मैंने क्या किया, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए मैंने क्या किया कि 1000 रुपये मैंने लागत लगाई थी और 100 अगरबत्तियों की मात्रा थी। तो मैंने किया कि लागत में से मैंने मात्रा को भाग दे दिया, तो एवरेज कॉस्ट निकल आया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जितनी आपकी टोटल कॉस्ट लगी है प्लस आपकी जितनी मात्रा है। मेरी टोटल कॉस्ट कितनी लगी थी? 1000 रुपये और मात्रा कितनी थी? 100 अगरबत्ती, 100 अगरबत्ती। तो मेरा पर कॉस्ट निकल आया, एवरेज कॉस्ट मेरी निकल आई कि एक अगरबत्ती को बनाने में कितनी एवरेज कॉस्ट लगी, 10 रुपये की। तो एवरेज कॉस्ट की परिभाषा क्या होती है? टोटल कॉस्ट, जितना पैसा आपका लगा है और जितनी चीज़ें उसमें आपने बनाई है, तो एक की मात्रा निकल आती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज कॉस्ट आपके समझ में आया कि मैंने टोटल 1000 रुपये की लागत लगाई थी कितनी अगरबत्तियाँ बनाने में, 100 अगरबत्तियाँ बनाने में। तो एक अगरबत्ती बनाने में कितनी लागत आएगी? लागत बटे मात्रा, टोटल कॉस्ट भागे मात्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि आपने कितने आंसर्स को राइट किया है। और एक जो आप हमेशा बताते हैं कि आप ये वीडियो किस राज्य से, किस शहर से, किस गांव से, किस मोहल्ले से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने मोहल्ले का नाम भी लीजिए, क्या दिक्कत है, ज़रूर बताइए ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। गणेश चतुर्थी है कल, बहुत ज़्यादा शोर है बाहर, हमारे यहाँ भी रखे जाने हैं। मैं फिर से रिपीट करूँगी, यहाँ से जाने के बाद मुझे गणेश जी लेने जाना है। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं और ऐसे ही पढ़ते रहिए। सीरीज़ कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। अगर आप सबको पसंद आ रही है तो ये सीरीज़ कंटिन्यू की जाएगी और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। वीडियो को उन तक शेयर कर दीजिएगा जिन्हें आप चाह रहे हैं कि इस बार उनका सिलेक्शन हो जाए और इस बार वो भी सरकारी नौकरी ले लें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिएगा, नए वीडियो के नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेंगे। और फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक मैं मेंशन कर दूँगी। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, जल्दी ही अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।